Good morning, students. Welcome to the lecture series of Special Theory of Relativity. स्टूडेंट्स आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो जो टॉपिक है उसका नाम है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. तो स्टूडेंट्स आज हम ये डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं लास्ट लेक्चर में. लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे दोनों ही, और उसी के कनेक्शन में ही अब ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है आज हम करेंगे, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी. अब इस आर्टिकल में देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकाल के लेके आता है हमारे सामने कि जो मास है, मास इज़ ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी कंपेरेबल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो जो मास है दैट ऑल्सो is not an absolute quantity, it does vary. तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए स्टूडेंट्स. अब हम इसको रिलेशन को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. देखिए, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी. इसमें हमने इस आर्टिकल के अंदर भी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लाइक लेंथ, टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट वेरीज विद वेलोसिटी. लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो आपका लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी. टाइम है, टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है. उसी तरीके से इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो मास है किसी भी बॉडी का, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, फिक्स नहीं है, दैट ऑल्सो वेरीज. और वो वेरी कब करता है? दैट ऑल्सो वेरीज विद द वेलोसिटी. ठीक है. अब ऑल्दो दिस रिजल्ट इज in contradiction, this is in the contradiction to the classical physics. क्योंकि क्लासिकली हम क्या देखते थे? क्लासिकली हम देखते थे कि जो आपका मास है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी थी, कभी भी चेंज नहीं होती थी. बट आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी ये जो क्वांटिटी है, मास है, वो कैसे आपका चेंज हो जाता है वेलोसिटी के साथ. और क्लासिकली जबकि हम क्या कहते थे कि क्लासिकली हम बोलते थे कि जो मास है दैट इज़ एन इनवेरिएंट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी. वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो जैसे हमने पहले और भी लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि हम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे. इसमें वी विल कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S एंड S dash, and S dash is moving along the positive x-axis direction with the constant velocity v. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S dash है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है. यहाँ ऑब्जर्वर O है, यहाँ पे ऑब्जर्वर O dash है, दिस इज O dash. तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट एंड दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v along positive x-axis direction. एंड अब हम क्या करेंगे कि कोई भी टू आइडेंटिकल बॉडीज कंसिडर करेंगे. वी विल कंसिडर टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ इक्वल मास व्हेन एट रेस्ट और व्हेन मूविंग विद द वेलोसिटी. ये इसमें आप ये हमने टू आपकी डिफरेंट टू बॉडीज़ अलग से हमने कंसिडर किए हैं जिनका मास क्या है? m है. m इज़ द मास ऑफ ईच बॉडी. टू आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं और दोनों की दोनों क्या है? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो आपकी ये इस फ्रेम में दोनों आपकी जो बॉडीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. ये देख सकते हैं ना आप एरो, ये इस तरीके से है. बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद द वेलोसिटी u dash एंड माइनस u dash. आइडेंटिकल बॉडीज हैं एंड दे आर व्हेन दे आर एट रेस्ट और व्हेन दे आर मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटी.
दोनों एक दूसरे को इक्वल वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रही हैं दोनों बॉडीज. लेट यू एंड लेट अस कंसिडर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉडीज ए एंड बी. हमने उनको नाम दे दिया, हालांकि उनका मास m है, बट स्टिल हमने उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों बॉडीज को हमने क्या नाम दे दिया, ए एंड बी, ऑफ इक्वल मासेस, एंड दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर. They are basically, we are considering an elastic collision between the two. They are moving with equal and opposite velocities u dash and minus u dash parallel to the x dash in the frame of reference s. हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अंदर ये टू बॉडीज, एस डैश के अंदर ये हमने टू बॉडीज कंसिडर की हैं. आइडेंटिकल बॉडीज हैं, उनका मास m है दोनों का ही, और दोनों कि दोनों आपकी जो बॉडीज़ हैं ए और बी, हमने उनको नेमिंग किया है, और दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं विद इक्वल वेलोसिटीज़. और वो वेलोसिटीज़ क्या है, यू डैश एंड माइनस यू डैश. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन शुड बी इक्वल. आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो सिंस द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू डैश माइनस एम यू डैश इज इक्वल टू 0. तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन आपका हो जाएगा मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू 0. अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस इज बिफोर कोलिजन. अब आफ्टर कोलिजन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है. सो द ऑब्जर्वर एट ओ डैश विल फाइंड दैट टू बॉडीज कोलैप्स एंड कम्स टू रेस्ट, टू बॉडीज कोलैप्स एंड कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश. जो आपका ऑब्जर्वर ओ डैश है, अकॉर्डिंग टू ओ डैश क्या लगेगा कि जैसे ही कोलिजन हुआ दोनों बॉडीज में, दे कोलैप्स टुगेदर एंड आफ्टर कोलिजन दे कम टू रेस्ट इन द रेफरेंस फ्रेम एस डैश. तो नाउ वी विल कंसिडर द सेम कोलिजन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑब्जर्वर एट ओ. ये तो क्या था आपका, वो रेस्ट पे आ गया, तो आप बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है. अब अगर इसी कोलिजन को हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट ओ, मीन्स हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इस कोलिजन को अगर कंसिडर करते हैं, तो आपका क्या होगा, द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज ए एंड बी बिफोर कोलिजन्स आर नॉट इक्वल एंड आर गिवन बाय. जो बिफोर कोलिजन्स भी है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अकॉर्डिंग बिफोर कोलिजन जो आपकी वेलोसिटीज हैं दोनों बॉडीज की ए और बी की, दे विल नॉट बी इक्वल एंड दे विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. दे विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. यहाँ ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया हुआ है. ये रिजल्ट है हमारा. वेलोसिटीज हमारी क्या आ जाएंगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अकॉर्डिंग है. u1 हम u1 और u2 होंगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अकॉर्डिंग. ये हमने डायरेक्ट वेलोसिटी यूज़ की हुई है, डायरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन यूज़ किया हुआ है. और देखिए ये क्या आएगी, u1 विल बी इक्वल टू u डैश प्लस v over 1 plus u dash v over c square, and u2 will be equal to minus u dash plus v over 1 minus u dash v over c square. Let this equation be 1. अब देखिए स्टूडेंट्स, since the velocities u1 and u2 of bodies a and b are different for the observer at o, क्योंकि ये जो वेलोसिटीज़ हैं u1 और u2 की, u1 और u2 जो वेलोसिटीज़ हैं a और b आपके जो बॉडीज़ हैं उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, सिंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर o, देन देयर मासेस विल ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर हिम. अगर हमें कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करना है तो जो अगर वेलोसिटीज़ डिफरेंट है तो मासेस हैज़ टू बी डिफरेंट. सो लेट m1 and m2 be the masses of the bodies A and B.
जबकि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश था उसके अकॉर्डिंगली जो मासेस थे वो क्या थे, आइडेंटिकल थे, दोनों का मास क्या था, m ही था. बट अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस O जो मासेस हैं, मासेस विल बी m1 एंड m2. एंड आफ्टर द collision the two balls collapse and comes to rest in S dash. अब देखिए जो आपस में कोलाइड की दोनों जो बॉल्स हैं, दोनों आपकी बॉडीज हैं, वो कोलैप्स हुई और वो क्या हो गया, रेस्ट पे आ गई. दैट इज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश. बट अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस जो कोलैप्स्ड मास है, कोलैप्स्ड मास क्या होगा, दोनों जो मिलके बना है m1 प्लस m2, दैट विल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to the observer at O. इट मीन्स क्या है कि जो आपका m1 प्लस m2 है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, जिस विद द वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी कौन सी है, जिसके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश मूव कर रहा है टूवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन. नाउ वी विल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ से आपका क्या है, बिफोर मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू द वेलोसिटी. ये v वेलोसिटी कौन सी है, ये v वेलोसिटी है जिसके साथ ये जो कोलैप्स्ड मास है, कोलैप्स्ड मास m1 प्लस m2 मूव कर रहा है. ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2. अब यहाँ से ये जो वैल्यूज़ थी हमारी, यहाँ से हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी u1 और u2 की वैल्यूज़. यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, m1 के साथ जो भी पार्ट है उसको एक साइड पे ले आइए, ये m1 के साथ है, और ये यहाँ पे m2 के साथ जो पार्ट है वो उसको दूसरी साइड ले जाइए. इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ये m1 के साथ ये पोर्शन है और m2 के साथ ये है. इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जस्ट. तो यहाँ से हम इसके बाद m1 और m2 जो हैं, m1 अपॉन m2 हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू दिस मच. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, m1 और m2 की फॉर्म में आ गया था. m1 अपॉन m2 को नीचे ले आइए और बाकी ये हमारे पास सिचुएशन आ गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब जो हमारा u1 हमने लिया था, u1 हमने जो ऑलरेडी लिया था उसका स्क्वायर किया है सिंपली. u1 का स्क्वायर, ये हमारी टर्म थी, u1 वॉज इक्वल टू u डैश प्लस v ओवर 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर. इसका हमने ये सारा स्क्वायर कर दिया. इसको स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, ये नीचे भी स्क्वायर लिखा हुआ है. अब ये 1 माइनस u1 का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, u1 का स्क्वायर हमें पता है, इस ये जो ये टर्म है इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए u1 के स्क्वायर को, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. इसको सारे को सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इजीली सॉल्व कर लीजिए. यू विल हैव 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू दिस मच, 1 माइनस u डैश स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर ओवर 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब जैसे हमने u1 का स्क्वायर निकाला है उसी तरीके से हम u2 का स्क्वायर भी निकालेंगे, और सिमिलरली 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे. जिस तरीके से हमने पहले वो निकाला था उसी तरीके से हम ये क्या करेंगे, 1 माइनस u2 का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. और सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस आपका आएगा नीचे ये वाला, इस टर्म के अंदर 1 माइनस, इस टर्म में ये वाली जो टर्म है इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है और इसमें यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है. सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस रहेगा. और ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये आपको
एग्ज़ाम में जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपको ये याद रखनी है कि हमने पहले इस टर्म की वैल्यू निकालनी है विच इज़ दिस मच, और फिर हमने 1 माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जो कि इसके इक्वल है. नाउ वी विल डिवाइडिंग 5 by 4. नाउ डिवाइडिंग 5 by 4. अब हम डिवाइड कर देंगे, तो हमने इनको आपस में डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, और बाकी जो टर्म थी एक एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से ये आप इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस टर्म को ये वाला जो हमने लिखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7. तो स्टूडेंट्स नाउ सब्स्टिट्यूट 6 in 3. सब्स्टिट्यूट 6 in 3 पहले, और ये वाला जो टर्म थी ये वाली हमने ऑलरेडी पहले निकाली थी. ये किसके इक्वल आई थी हमारी, m1 अपॉन m2 के इक्वल थी. तो m1 m1 ओवर m2 दिस इज इक्वल, दिस कम्स टू बी इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी. ठीक है ना, हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया है. नाउ कंसिडर द स्पेशल केस ऑफ कोलिजन. अब देखिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. नाउ वी विल कंसिडर स्पेशल केस ऑफ कोलिजन. स्पेशल केस ऑफ कोलिजन को अब हम कंसिडर करेंगे बिटवीन द टू बॉल्स A and B when only one of them say body B is at rest. स्टार्टिंग में तो हमने क्या कंसिडर किया था कि दोनों की दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर. अब हम स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों बॉडीज में से जो आपका बी बॉडी है, बॉडी बी इज एट रेस्ट. अगर बॉडी बी रेस्ट पे है with respect to the observer at O in reference frame S, तो U2 क्या हो जाएगा, U2 will be equal to 0, है ना. U2 किसका है, U2 is the velocity of the ball B according to the frame of reference S. तो U2 will be 0. अगर हम B को अगर हम रेस्ट पे कंसिडर करते हैं तो U2 will be equal to 0. तो ये जो हमारा रिलेशन था इसमें आप U2 को 0 यहाँ U2 को 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1, और जो आपका m2 है, m2 इज़ द मास ऑफ द बॉडी B, उसको भी हम m2 की जगह क्या कर देंगे, m0 से रिप्लेस करेंगे विच इज़ द रेस्ट मास. m2 was the mass of the body B, isn't it, mass of the body B. अब क्योंकि B रेस्ट पे है तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, m0 से इसको डिनोट करेंगे. यहाँ ये m0 से हमने डिनोट किया इसको, तो ये वाला जो रिलेशन था यहाँ पे m2 इज रिप्लेस्ड बाय m0, एंड ऊपर वाला जो ये टर्म था ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि U2 जो है उसमें 0 आ गया है. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. यहाँ से हमारे पास ये 7th इक्वेशन आ गई विच इज़ m1 इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. दिस इज रिलेशन नंबर 7. Now this relation suggests that both the bodies have same mass when moving with the same velocity or at rest. So that above equations means that m0 is the mass of the body at rest. m0 क्या था, mass of the body when it is at rest. And if m1 is replaced by m, if m1 is replaced by m and u1 is replaced by v, ठीक है ना, m1 is the mass of the body and when it is moving with the velocity u1, और u1 को अगर हम v से रिप्लेस कर दें, m1 को अगर हम m से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. दिस मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, दिस मीन्स दैट मास ऑफ ए बॉडी increases
एज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। मास क्या है बॉडी का, इंक्रीज करता है जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। This change is more appreciable. This change is more appreciable when the velocity of the body becomes comparable to the velocity of light. It means देखिए क्लासिकली या हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कि किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज हो गया या इस टाइप से कोई भी हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता है। बट इस टाइप की चीज़ें कहाँ एक्शन में आती हैं, जहाँ पे जो वेलोसिटी है जिसके साथ बॉडी मूव कर रहा है वो कंपेरेबल हो वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तब ये चीज़ें, तब ये जो आपका कि रिलेशन है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है मास और वेलोसिटी का, कि जैसे जैसे आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मास भी जो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो दिस वाज द आर्टिकल अबाउट रिलेशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। अब हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स। मोस्ट फेमस रिलेशन है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एंड व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट हाउ द मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, कि आपका जो एनर्जी है वो मास में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो सकता है, और जो आपकी मास है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हम अभी रिलेशन डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमें ऑलरेडी पता है न्यूटन सेकेंड लॉ का, कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज़ अ वेल नोन रिलेशन, ये हमें ऑलरेडी पता है। एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब क्योंकि जो मास है और वेलोसिटी है, अभी तक तो हम क्या कहते थे कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि मास इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों ही आपकी क्या हैं, दोनों ही क्वांटिटीज़ कैसी हैं आपकी, वेरिएबल्स हैं। तो आप इसका विद रिस्पेक्ट टू टी कर दीजिए, एम डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, प्लस डी एम अपॉन डी टी इंटू वी आ गया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ द मास एंड द वेलोसिटीज आर वेरिएबल। इफ़ द फोर्स मूव्स, अब क्या है कि अब जो फोर्स है, फोर्स, इफ़ द फोर्स मूव्स द बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स along its line of action then the work done। हमें पता है अब फोर्स हमने लगाई है in the direction of in the along the direction of action। तो आपका क्या है, जो वो फोर्स है into the displacement that will be giving the work done। ये भी रिलेशन हमें पहले से ही पता है, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ अभी हमने निकाला है, एफ हमारा ये है, और इनटू में डी एक्स, ये फैक्टर आ गया आपका। अब इसको हमने इसको ओपन करके लिख दिया है, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स प्लस डी एम अपॉन डी टी इंटू वी इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको आप खोल के और लिख लीजिए, एम इंटू इसको हम लिख दिया हमने डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी, और यहाँ से आपका क्या है वी और डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया, इसको भी इंटू डी एम। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एम इंटू वी इंटू डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एम। ये हमारा रिलेशन नंबर क्या आ गया, दिस इज रिलेशन नंबर 1। क्लियर? अब एज वी नो, अभी हमने ये रिलेशन बड़ा ही वेलोसिटी मास का रिलेशन अभी हमने निकाला है, और वो क्या कहता है, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको,
नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू एलसीएम ले लिया और ऊपर सी स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर से, ये फैक्टर आ गया, दिस विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, हमारे पास आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन आया है, ये जो इक्वेशन आई है, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, इसके अंदर तो c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2mc स्क्वायर डी एम माइनस ये जो m और v हैं ये दोनों क्या है आपके वेरिएबल हैं। एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू m करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2mv स्क्वायर डी एम माइनस 2m स्क्वायर v इंटू डी वी। और ये जो है, ये जो टर्म है एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी एंड सी स्क्वायर इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी एम फ्रॉम 1 and 2। अभी जो हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 निकाली है, तो वहाँ से ये जो रिलेशन है, ये जो टर्म आई थी दैट वाज इक्वल टू डी डब्ल्यू, तो 1 और 2 से हमारे पास ये क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी एम, ये रिलेशन आ गया। नाउ दिस वर्क डन बाय द फोर्स, अब जो वर्क डन है बाय द फोर्स इज स्टोर्ड एज kinetic energy, is stored as in the form of kinetic energy, or that is suppose it is DEK, that is stored as kinetic energy। तो हम ये जो वर्क डन है इसको हम DEK से रिप्लेस कर देंगे, DEK is equal to C square into DM। Now equation 3 shows that small increase in energy, small increase in energy, that is DEK of the body as velocity increases from 0 to dv, थोड़ा सा अगर velocity increase होती है हमारी, that is equal to the product of small increase in mass dm and the square of the velocity of light, c square into dm लिखा हुआ है ना, तो that is equal to product of small increase in mass dm एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डी ई के था, यहाँ से हम अगर एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम वी विल इंटीग्रेट दिस रिलेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, और वो लिमिट्स क्या होंगी, मास विल बी वेरिंग फ्रॉम एम नॉट टू एम, है ना, मास विल बी वेरिंग फ्रॉम एम नॉट टू एम, और ये जो डी ई के था ये आपका क्या आ जाएगा ई के। तो यहाँ से लिमिट्स हमारी ये हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। दस इंक्रीज इन द मास m माइनस एम नॉट कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एज एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, हमें ये पता है एम नॉट रेस्ट मास है, रेस्ट मास है और वो एक पोजीशन भी है बॉडी की, तो उसकी वजह से जो हमारा एम नॉट सी स्क्वायर है, एम नॉट सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज़ द रेस्ट मास एनर्जी, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में है वो उसकी एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी अगर बॉडी की निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ई के से रिप्रेजेंट कर रही हैं, और पोटेंशियल एनर्जी है हमारी बिकॉज ऑफ द पोजीशन, और उस टाइम पे वो पोजीशन क्या है उसकी, वो रेस्ट पे है, एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ई के क्या आया था हमारा, ई के वाज इक्वल टू एम माइनस ई के वाज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और रेस्ट मास एनर्जी थी आपकी एम नॉट सी स्क्वायर विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट मोमेंट। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर विच इज़ अ वेल नोन रिलेशन एनर्जी एंड मास, विच इज़ अ वेल नोन रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो स्टूडेंट्स ये हमने दो आर्टिकल्स देखे और दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी हो गई होगी। दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जिनका रिजल्ट क्या निकला है, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर एंड वन इज M इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इनके बिहाफ पे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी जो आपका मास और वेलोसिटी वाला जो रिलेशन है उसमें कोई भी आपके दो फैक्टर्स दिए होंगे, तीसरा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक स्टूडेंट्स। Questions and answer. Now we will discuss. First question is, which of the following is Einstein's mass energy relation? ये चार आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, ये चार आपको ऑप्शंस दी गई हैं। मास एनर्जी रिलेशन आपने बताना है, ई के इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ये आपके चार रिलेशन दिए गए हैं एंड द आंसर इज बट ऑब्वियस द सेकेंड ऑप्शन बी, E is equal to mc square is the famous mass energy relation and it's the universal equivalence between the mass and energy. It is the famous relation. Next question is, the lowest possible mass of a particle is its dash. Relativistic mass, inertial mass, gravitational mass and rest mass. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा दैट विल बी रेस्ट मास इज द लीस्ट पॉसिबल मास ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि हमारे पास हमें ये रिलेशन पता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और जो मिनिमम वेलोसिटी कोई भी बॉडी एक्वायर कर सकती है दैट इज 0, है ना। मतलब रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो दो एक्सप्रेशन है दैट विल बी, फॉर दैट द एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू m इज इक्वल टू एम नॉट। क्लियर, m विल बी इक्वल टू एम नॉट, और m नॉट क्या है, m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, सो D इज द राइट ऑप्शन। Next question is, the basic theorem or principle used to obtain the mass energy relation. बेसिक थ्योरम या कोई प्रिंसिपल आपने यूज़ किया हो मास एनर्जी रिलेशन को निकालने के लिए, तो वो कौन सा है? देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बी ऑप्शन है वर्क एनर्जी थ्योरम, सी ऑप्शन है मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम एंड डी ऑप्शन है मैक्सवेल थ्योरम। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने अभी आर्टिकल किया और वहाँ से क्लियरली हमें पता चलता है कि हमने कौन सी थ्योरम यूज़ किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। टू डिराइव दिस mass energy relation, the basic principle used is work energy theorem. It states that kinetic energy of the moving body is equal to the work done by the external force on the body from rest. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज बाय 180 डिग्री साइमल्टेनियसली देन द मास वुड बी। मास क्या होगा, क्या वो चेंज साइमल्टेनियसली, नॉट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा दैट विल बी बी ऑप्शन, दैट इट विल नॉट चेंज, क्योंकि हमारे पास ये जो रिलेशन है इसके अंदर जो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, और जो आपका वेलोसिटी की जो टर्म है वो स्क्वायर के अंदर है, तो अगर नेगेटिव साइन भी होगा तो भी वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होना है उसको। तो दैट्स वाई इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज।
Next question is the speed of light is a limiting velocity unattainable by a material body. आपको बताना है is it true or false. क्वेश्चन क्या है देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज ए लिमिटिंग वेलोसिटी अनअटेनेबल बाय ए मटेरियल बॉडी. इसके अंदर भी हमारा जो रिलेशन है वो हम यही यूज़ करेंगे. एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द लिमिटिंग वेलोसिटी एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट. अगर ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है तो नीचे वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी. और ज़ीरो हो जाएगी तो जो आपका रिलेटिविस्टिक मास है दैट विल बी अप्रोचिंग इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी आपका पॉसिबल है नहीं, तो इट मीन्स आपका ये जो टर्म है वो क्या है, ट्रू है. ठीक है ना. दस द स्पीड ऑफ लाइट इज अनअटेनेबल बाय ए मटेरियल बॉडी. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which basic law is used for the derivation of mass variation with velocity. डेरिवेशन ऑफ मास वेरिएशन विद वेलोसिटी के लिए आपका कौन सा बेसिक लॉ यूज़ किया गया है. वेदर इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेदर इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेदर इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो क्लियरली स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, 2 बार हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने यूज़ किया है. तो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड फॉर द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. इट इज अज्यूम्ड दैट 2 पार्टिकल्स इन द फ्रेम कोलाइड्स इलास्टिकली एंड आर रीबाउंडेड. तो ये हमने आर्टिकल्स किया और इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया. तो आई होप ये आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस.